हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेईई के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर लगभग बहुत से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, उससे आपको एडवांटेज भी मिला होगा। इस साल भी हम जो वैकेंसीज़ है उसको देखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले बताइए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, द वोल्टेज V एंड करंट I ऑफ ए डिवाइस आर V इक्वल टू 100 साइन 377t एंड I इक्वल टू 10 साइन 377t प्लस 30 डिग्री। द पावर P इंडिकेट बाई वाट मीटर विल बी। अब देखिए, कोई मतलब युक्ति है जिसमें कह रहा है कि वोल्टेज आपका ये है और करंट आपकी इतनी है, तो वाट मापी यानी कि वाट मीटर द्वारा जो पावर मेज़र की जाएगी वो पावर कितनी होगी। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप इसका आंसर फटाफट दीजिए क्या होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ये वाट मापी यानी वाट मीटर जो है, ये वाट मीटर आपकी जो पावर मेज़र करता है वो कौन सी पावर होती है। क्योंकि आपके पास पावर तो तीन होती है, एक होती है एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव और एक अपरेंट पावर होती है। लेकिन वाट मीटर जो होता है इनमें से केवल एक पावर को मेज़र करता है। अब वो कौन सी पावर को मेज़र करता है वही पावर हमको निकालना है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वाट मीटर द्वारा कौन सी पावर आप निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वाट मीटर कौन सी पावर को मेज़र करता है। तो आपको पता होगा कि जो वाट मापी होता है वो कौन सी पावर को मेज़र करता है, एक्टिव पावर। कौन सी पावर, एक्टिव पावर को। एक्टिव पावर, अब एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्टिव पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। अब इसमें आपको V पता है, I पता है। देखिए V कितना दिया है, V आपको दिया है 100। अब से एक चीज़ और, ये जो P होता है, ये जो P मतलब पावर होता है, इसमें V और I जो होता है RMS वैल्यू होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वाटमीटर द्वारा पावर मेज़र की जाती है उसमें वोल्टेज जो होता है वो RMS होता है और करंट भी क्या होती है, RMS होती है, यानी RMS वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि जो वोल्टेज है V, इस ये 100 साइन 377t है। तो इसका मतलब है कि जो 100 आपको पता है ये तो मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे एक आइडियल इक्वेशन से मतलब कि तुलना करेंगे तो ये जो 100 है ये Vm के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू के। तो मैक्सिमम वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, RMS वैल्यू में। तो RMS वैल्यू बराबर जो होता है VRAMS बराबर होता है Vm बाई रूट 2। ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये IRMS बराबर भी क्या होता है, IM बाई रूट 2। ठीक है, बाई रूट 2। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्लियर हो गया आपका। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखेंगे तो P बराबर जो होगा VR इंटू IRMS कॉस फाई। तो VRMS मतलब कितना, VM बाई रूट 2। VM कितना है, 100 है। देखिए क्वेश्चन में VM 100 है अपान रूट 2 गुड़े IRMS का मतलब कितना है, 10। I मैक्सिमम कितना है, 10 अपान रूट 2 गुड़े कॉस फाई। अब फाई जो है ये वोल्टेज और करंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है। तो इसमें कितना मतलब कितना वोल्टेज है, इसमें कोई वोल्टेज दिया नहीं है क्योंकि फाई का मान इसमें कुछ दिया नहीं, तो हमने फाई प्लस 0 मान लिया। और यहाँ पे 30 है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस, वो सॉरी फेज डिफरेंस है, वो कितना है, 30 डिग्री है। इसलिए हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 30। ठीक है, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 30। अब देखिए 100 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 बटे अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से होगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 बटे 2 मतलब 500 कितना होगा, देखिए यहाँ हम लिखते हैं 500। ठीक, गुड़े अब कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। अब ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, 250। अब अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732 यानी कि 250 गुड़े 1.732
मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिलेगा 433 वाट। ठीक है, जो एक्टिव पावर होती है वो किस में होती है, वाट में होती है। ठीक है, तभी तो हम इसको वाट मीटर से मेज़र करते हैं। तो क्लियर है, इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि जो पावर ट्रांसफार्मर हमारा है, नो लोड करंट जो होती है वो रेटेड करंट की तुलना में कितना होती है। ठीक है, अगर नो लोड करंट हम पूछे तो जो रेटेड करंट, मान लो रेटेड करंट अगर 100% है तो जो नो लोड करंट होगी इसका कितना परसेंट होगी, तो इसका होती है वो 2 से 5%। कितना होती है नो लोड करंट, कितनी होती है, 2 से 5% होती है। तो ऑप्शन आप देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 6%। तो 2 to 5 या 2 to 6 ऐसे ही मतलब आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको करेक्ट मार्क के आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ़ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन एट 7 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर इट वुड रिजल्ट इन, यानी यदि अपकेंद्रीय स्विच मोटर की 70 से 80% तुल्यकालिक चाल पर नहीं खुलता है तो इससे डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, डैमेज टू सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ओवरलोडिंग ऑफ रनिंग वाइंडिंग, नन ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जो हमारी सिंगल फेज मोटर्स होती हैं, ठीक है, देखिए जो भी हमारी सिंगल फेज मोटर्स होती हैं उन सिंगल फेज मोटर में हम क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगाते हैं हम किस में लगाते हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं। कौन सी वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाने का कारण क्या है कि मोटर को स्टार्ट करेगा, फिर 70 से 80% जैसे ही स्पीड पहुंचेगी उसके बाद मोटर आपका क्या हो जाएगा, आपका मतलब मोटर चलता रहेगा लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा उस वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं, ना कि रनिंग वाइंडिंग में लगाते हैं। इसलिए अब आपने हमेशा देखा होगा, देखो यहाँ से मैं थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जैसे सिंगल फेज मोटरें होती है उसमें 2 वाइंडिंग हम करते हैं। सिंगल वाइंडिंग जब हम करते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी तब तक मतलब कार्यरत रहती है जब तक उसकी मोटर की स्पीड 70 से 80% नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो इस कारण से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है हम हाई रखते हैं और रिएक्टेंस जो होता है इसका लो रखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हाई रखने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करने का काम कर रही है, तो स्टार्टिंग में हमारा आर जो होता है क्या होता है, आर का मतलब क्या, आई स्क्वायर आर, लॉसेस को बढ़ाएगा। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम रेजिस्टेंस को हाई इसलिए रखते हैं कि हमारा जो लॉसेस है वो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए, यानी जब तक मोटर की स्पीड 70 से 80% नहीं हो जाती तभी तक के लिए लॉस ज़्यादा होगा। उसके बाद जैसे ही मोटर उतनी स्पीड पे पहुंच जाएगा हमारा लॉसेस खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और इसका रिएक्टेंस हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। लेकिन आपसे रनिंग वाइंडिंग अगर पूछ लेगा, कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, जब भी आपसे कभी क्वेश्चन आए कि रनिंग वाइंडिंग, तो रनिंग वाइंडिंग में आपको बताना है कि रेजिस्टेंस जो होता है हम लो रखते हैं, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग आपका हमेशा काम करती रहेगी। जब तक मोटर चलता रहेगा तब तक रनिंग वाइंडिंग काम करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, जिससे हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा हमारी रन करती रहेगी। ठीक है, और इसका रिएक्टेंस अगर पूछे तो ये हाई रखा जाता है। ठीक है, तो इतना तो प्रॉपर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए मोटर आपकी नहीं खुलती है, ठीक है, मोटर अगर नहीं खुल रही है, मोटर जो है 70 से 80% स्पीड पहुंच रही है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन नहीं हो रहा है। अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, तो आप देखिए ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि देखो अब केंद्रीय स्विच थोड़ी ख़राब होगा। स्विच में क्या है, स्विच तो एक तरह का समझ जाओ डिवाइस है जो सिर्फ क्लोज और बंद करने का काम कर रहा है। ठीक है, जो प्रॉपर फंक्शन होगा, जो उसके कारण वो फंक्शनिंग का काम कर रहा है कि वो सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम कर रहा है, तो इसमें किसी भी तरह का मतलब कि आपत्ति नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो गलत ऑप्शन है। सेकंड क्या, ओवरलोडिंग ऑफ रनिंग वाइंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग पर आपको तो वही मिलता रहेगा, तो ओवरलोडिंग इस पर नहीं होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है वो किस में लगा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अगर आपने बढ़ाया नहीं, मतलब आपका स्पीड 70 से 80% पहुंची तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मतलब कट नहीं हुआ, यानी हटा नहीं। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर जो लॉसेस होगा वो बढ़ता जाएगा, और आपको पता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, इससे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपका क्या होगा, वाइंडिंग में हीटिंग होगी। वाइंडिंग में क्या होगी, हीटिंग होगी। अब वाइंडिंग में अगर हीटिंग हो रही है तो ध्यान से समझिएगा कि वाइंडिंग में अगर हीटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, यानी कि डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रीडिंग इन किलोवाट ऑफ बोथ वाट मीटर व्हेन मेजरिंग द पावर ऑफ ए। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा किस तरीके का है। देखिए चलिए हिंदी में क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। देखिए, जब एक 3 फेज 3 तार प्रणाली जिसका इनपुट 5 किलोवाट है और शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर जो है 0.866 है को मापा जाता है, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग किलोवाट में क्या होगी। अब 2 वाट मीटर है, उसकी रीडिंग आपसे पूछ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका इनपुट कितना है, इनपुट आपका 5 है, 5 किलोवाट है। इनपुट अगर 5 किलोवाट है, ध्यान से समझिएगा, 2 वाट मीटर है। ठीक, आपके पास मान लीजिए एक P1 है और एक P2 है, 2 वाट मीटर है। अब दोनों को मिला के जो आपको इनपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 किलो वाट मिल रहा है, 5 किलो वाट मिल रहा है। अगर ये 5 किलो वाट मिल रहा है और आपको पावर फैक्टर तो आप समझ रहे होंगे कि कॉस फाई आपको कितना दिया हुआ है, आपको कॉस फाई दिया हुआ है। ठीक है, कॉस फाई कितना दिया हुआ है, 0.866। अब देखिए आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि पावर फैक्टर और वाट मीटर की जो रीडिंग है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन को आप समझिएगा ध्यान से, तो आप देखेंगे कि देखिए दिया है तो P बराबर कितना दिया है, ये आपको दिया है 5 किलो वाट दिया हुआ है, और कॉस फाई जो दिया है 0.866 दिया है, और यहाँ से अगर आप फाई निकालोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मैंने बताया कि इनपुट आपका कितना है, तो P1 प्लस P2 आपको 5 किलोवाट दे रखा है। अब आपको पता है कि 10 फाई, अब देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा रीडिंग निकालने के लिए तो ये फार्मूला आपको बहुत ही पता होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ये फार्मूला आपको पता ही होगा। तो 10 फाई बराबर होता है √3 P1 माइनस P2 अपान P1 प्लस P2। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में अगर 10 फाई आप देखेंगे तो √3 P1 माइनस P2 अपान P1 प्लस P2 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि P1 माइनस P2, अब P1 प्लस P2 तो आपको 5 दिया है, अब 30 डिग्री। अब देखिए 10 फाई का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 और ये वाला √3, देखिए इधर आके 1/√3 गुणे 1/√3, तो P1 माइनस P2 अपान 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि P1 माइनस P2 आप लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। कितना हो जाएगा, 5/3। इसका मतलब है P1 माइनस P2 आपका आ जाएगा 1.166 किलो वाट आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, P1 माइनस P2 आपको पता चल गया, P1 प्लस P2 आपको पता चल गया है पहले ही, कितना है, 5 किलो वाट। ठीक है, और P1 माइनस P2 आपको कितना दिया है, P1 माइनस P2 आपको दिया है 1.66। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2P1 बराबर ये 5 और 6, तो ये 6.66 हो जाएगा। और जैसे ही आप P1 निकालेंगे तो 3.33 किलो वाट, और जो P2 निकालेंगे तो 1.67 किलो वाट आएगा आपका। ठीक है, देखो निकाल के आप देख सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण आपने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कि फाई जो है, फाई मान लीजिए 60 डिग्री है, फाई कितना है, 60 डिग्री है। अगर फाई 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर फाई 60 डिग्री है तो आप देखेंगे निकाल के। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि पावर फैक्टर आपका 60 डिग्री पर कितना होगा, तो बताइए कि वाट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो आप निकालेंगे तो P1 और P2 जो होंगे वो बराबर निकल के आएंगे। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, P1 और P2 क्या होंगे, बराबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 1060 बराबर आप देखेंगे तो बराबर होता है √3 P1 माइनस P2 अपान P1 प्लस P2,
P1 प्लस P2। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर √3, बाकी यही सब, तो √3 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि √3 से √3 हुआ, तो ये P1 प्लस P2 बराबर क्या होगा, ये देखिए P1 प्लस P2 बराबर होगा P1 माइनस P2। तो आप देखेंगे ध्यान से, अच्छा हाँ यही चीज़, अब यही चीज़ ध्यान से देखना है आपको। देखिए तो P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 2P2 बराबर 0, यानी कि P2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 वाट मीटर आपका 0 रीडिंग देगा। अब ये चीज़, अब देखो, अब निकाल के देख लो आप, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप मतलब कि कोई चीज़ रट के जाओ, आप निकाल के हर एक चीज़ देख सकते हो, हर एक डिग्री पर, यानी 0 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर क्या होगा, 90 डिग्री पर क्या होगा, हर एक जगह आप निकाल के देख लो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं होता, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, P1 बराबर जो होता है √3 VL/IL cos 30 + 5, ठीक है, 30 + 5। तो आप देखिए अगर फाई का मान अगर आप कितना रख रहे हैं, फाई का मान अगर आप देखिए 60 रखेंगे। देखिए मैं एक मतलब बता रहा हूँ निकालने का तरीका, कि आप उस फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला और होता है, ये होता है P1 बराबर √3 VL/IL cos 30 + 5, ये फार्मूला। ये P2 बराबर जो निकालते हैं वो √3 VL/IL cos 30 - 5, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब भी फाई का मान मान लीजिए आपको कितना रखना है, 60 रखना है, ठीक है, 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे cos 30 + 5, तो फाई का मान अगर 60 है तो 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90। तो cos 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1, तो cos 90 का मान 0। तो P1 जो होगा वो क्या निकल के आएगा, P1 आपका निकल के आएगा 0, ठीक है। P2 जब आप निकालोगे तो P2 देखो क्या होगा कि 30 में से 60 मतलब 60 जाएगा तो कितना, -30। अब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 वाट मीटर ही आपकी रीडिंग देगा। 60 पे आप देखोगे तो केवल 1 वाट मीटर रीडिंग देगा, और इसी तरह 90 पे आप करके देख लेना, इसी तरह से सब पे करके आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कितना कितना मिलता है आपको, ठीक है। तो आपको रटने से अच्छा है कि आप ये सब चीज़ें एक बार निकाल लोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय ए सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, यानी सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, नीला। अब बताइए, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद भी कर लीजिए कि जो सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप आपको पता होगा कि जो स्ट्रीट लाइट में हम यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप और जो स्ट्रीट लाइट में हम यूज करते हैं उनका कनेक्शन किस में होता है, उनका कनेक्शन होता है पैरेलल में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि उनको हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में कि पैरेलल, तो पैरेलल बताइएगा आप, ठीक है। उसके बाद इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है येलो। कैसा होता है येलो। अब देखिए कभी कभी ना पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन का पॉइंट है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ बोला जाता है कि सोडियम वेपर लैंप का कलर कैसा डिस्चार्ज करता है, तो येलो यानी पीला होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग में कैसा होता है तो आप गुलाबी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हल्का हल्का शुरू में आप देखेंगे पिंक आपका होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको येलो ही, क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है कैसा डिस्चार्ज होता है या फिर कैसा लाइट देता है, तो आपको येलो बताना है, ठीक है, येलो। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस इसको बताइए क्या है, क्या होगा आंसर। अब देखिए आंसर क्या है, इफ़ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, यानी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ए वेव इज 2, इट्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी। अब देखिए ये जो है ये आपका पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इसके जो मतलब फॉर्मूलेज वगैरह हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, वो आपको याद रखना है। अगर आपने पावर सिस्टम बहुत ही अच्छे से किया होगा तो आपको ये मिल जाता है, आपको वहाँ मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन का हम निकालते हैं सब प्रोपगेशन कांस्टेंट, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं हमको, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा हम कम पढ़ते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा याद करके जाइएगा आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम बात करें, यदि किसी तरंग का वोल्टेज स्टैंडिंग तरंग अनुपात यानी कि VSWR यानी वोल्टेज स्टैंड वेव रेशियो जो हमारा होता है वो कितना होता है, तरंग अनुपात 2 है,
तो परावर्तन गुणांक का मान 1/3 होगा। सूत्र क्या है देखिए, सूत्र कितना है आपका, तो जो फॉर्मूला है आपका क्या है कि जो भी है मतलब उसको पहले -1 करते हैं +1 करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो VSWR है वो कितना है, 2 है। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो होता है इसका फॉर्मूला, तो VSWR -1 अपॉन VSWR +1, ठीक है, यही फार्मूला होता है। और फार्मूले में आप रख दो, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, एक बार माइनस करना है, नीचे प्लस कर देना है, दोनों जोड़ के मतलब एक बार घटा के जोड़ के बस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ, तो वाट जो होगा SI यूनिट किसका है, अब बताइए। वाट देखिए, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, रेजिस्टेंस का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे दोगे। वो क्या होगा, पावर। किसका होगा, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। करंट किसकी यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ठीक है। या फिर 1/mho, 1/mho कभी कभी पूछ देता है आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट सोन इन द फिगर इज ट्रू, यानी ये जो सर्किट दिखाया गया इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आपको यही बताना है। चलिए देखिए, ये सर्किट आपको पढ़ना है। अब सर्किट बताइए क्या है, ये सर्किट आप देख लिए। अब सर्किट का स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो क्या है, द वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी वोल्टेज V1 और V2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये आपको सीरीज दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो फिर ये सही है, अगर नहीं दिख रहा है, किसी और में दिख रहा है तो फिर ये गलत है, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखते हैं अगला ऑप्शन, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है। ये पैरेलल दिख रहा है आपको, मुझे नहीं लगता पैरेलल है। अगर ये सीरीज है तो फिर ये गलत हो जाएगा, अगर पैरेलल है फिर सही है। तो ये सीरीज में है, आपको पता है, दिख रहा होगा कि ये सीरीज में, पैरेलल में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए तीसरा देखते हैं, द वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 कनेक्टेड इन पैरेलल। अब V1 और V2 जो है ये किस में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो ये फिर सही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वोल्टेज V1 और V2 किस में है, पैरेलल में ही है, ठीक है। ये किस में है, पैरेलल में ही है, तो ये क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही सही है। और फोर्थ ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो फोर्थ ऑप्शन क्या है कि द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R1 R2 R3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, जो कि सही नहीं है, ठीक है। पैरेलल में नहीं, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब शो। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जो आपका थंब है वो किस चीज़ को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, किस चीज़ को शो करता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो थंब होगा वो थंब किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है, गति की दिशा को जो थंब होगा वो दिखाएगा। अब देखिए उसके बाद जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल हमारा अप्लीकेबल होता है किसके लिए, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे। राइट हैंड रूल अप्लीकेबल होता है फॉर जनरेटर, किसके लिए, जनरेटर के लिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर, किसके लिए, मोटर के लिए। तो लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर, राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टार कनेक्टेड बैलेंस 3 फेज सर्किट, यानी कि कौन सा मतलब करेक्ट नहीं है स्टार कनेक्शन के लिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है, द फेज करंट इज इक्वल टू द लाइन करंट। तो जो स्टार है, स्टार कनेक्शन में जो IP यानी फेज करंट बराबर होती है लाइन करंट के, ये सही है कि नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन आपसे पूछा है फॉलोइंग नॉट करेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है, लेकिन ये तो सही है ना। उसके बाद द फेज वोल्टेज इज लेस देन लाइन वोल्टेज। अब फेज वोल्टेज जो होता है वो लेस देन होता है लाइन वोल्टेज से, कैसे, क्योंकि VL बराबर जो होता है वो √3 VP होता है, ठीक है।
ये इतना होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब है VL √3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी लाइन वोल्टेज ज़्यादा है और फेज वोल्टेज कम है। तो ऑप्शन भी वही कह रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही है। लेकिन आपसे पूछा करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये सही है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद द सिस्टम डज नॉट कंटेन ए न्यूट्रल पॉइंट। क्या इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता? इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है भाई, स्टार में हम लेते हैं, स्टार में हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, ठीक है, स्टार में हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका देखते हैं। फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ 4 वायर सिस्टम। क्या ये 4 वायर सिस्टम है? हाँ, ये 4 वायर सिस्टम होता है। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है वो बोला क्या है कि द सिस्टम डज नॉट कंटेन ए न्यूट्रल पॉइंट, यानी इस सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। भाई स्टार में ही तो न्यूट्रल होता है, किस में न्यूट्रल होता है? स्टार में ही तो न्यूट्रल होता है, सब में थोड़ी ना होता है। यानी कि डेल्टा कनेक्शन में हम न्यूट्रल को नहीं पाते हैं, यानी इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, जबकि स्टार में न्यूट्रल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैलिएंट पोल मशीन है, जो सैलिएंट पोल मशीन, देखिए हमारे पास 2 तरह की मशीन होती है, एक नॉन सैलिएंट होता है, एक नॉन सैलिएंट, एक होता है हमारे पास सैलिएंट, एक नॉन सैलिएंट और एक सैलिएंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जो सैलिएंट पोल मशीन होती है इसमें नंबर ऑफ़ पोल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ़ पोल्स कम होते हैं, या स्मॉल डायामीटर या लॉन्ग कोर्स। तो क्या होता है? तो सैलिएंट पोल मशीन की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि लार्ज नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ़ पोल्स इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा हैं तो NS बराबर होता है 120F/P, यानी P यानी नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब स्पीड कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से, नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा हैं तो स्पीड कम होगी। तो ध्यान समझिएगा कि सैलिएंट पोल मशीन जो होगी उसमें पोल्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से उसकी स्पीड कम होती है। ये भी पूछ सकता है। अब देखिए कोई भी चीज़, जैसे अगर कोई चीज़ पतली है और कोई चीज़ थोड़ी सी मोटी है, इस तरीके से, ठीक, तो इसमें बताओ कौन तेज़ स्पीड से चलेगा? अरे यार एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है, तो बताओ कौन सा ज़्यादा स्पीड से भागेगा? आप ध्यान से समझो, कौन सा ज़्यादा स्पीड से भागेगा? तो जो पतला होगा। तो इसका मतलब जो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है वो पतला होगा, लेकिन जो कम स्पीड है वो मोटा होगा। तो इसका डाया जो होगा वो छोटे व्यास का होगा कि मतलब कि लार्ज, मतलब डाया जो होगा वो लार्ज होगा कि कम होगा? डाया जो होगा वो लार्ज होगा कि कम होगा? तो डाया इसका लार्ज होगा, ठीक है, स्मॉल डाया नहीं होगा, लार्ज डाया होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि इसकी लेंथ। अब देखिए लेंथ, अब देखिए आपने लेंथ अगर देखेंगे तो जो चीज़ थोड़ी लंबी होती है उसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जो चीज़ छोटी होती है, अब जैसे गाड़ी, अगर आप गाड़ी का पहिया देख लो, ठीक है, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो फिर वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी, ठीक है। अगर पतली है तो ज़्यादा स्पीड से चलेगी वो, लेकिन जो मोटी है, मतलब कि थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा मोटी है, छोटी भी है, तो फिर वो थोड़ी स्पीड उसकी ज़्यादा नहीं होगी। तो जो डाया है वो छोटा होगा और लॉन्ग कोर्स होगी, ठीक है। कोर्स नहीं, मतलब एक्सियल लेंथ हम बोलते हैं, जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लंबी होगी, ठीक है। उसे इसके विपरीत टोटल नॉन साइलिएंट पोल में होता है, ठीक है। साइलिएंट पोल के जितने भी फीचर्स हैं इसके विपरीत नॉन साइलिएंट पोल में होता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज मोटर की वो कहाँ पर प्लेस की जाती है? रोटर पर, स्टेटर पर, आर्मेचर पर, फील्ड पर। तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा होती है स्टेटर पर। स्टार्टिंग वाइंडिंग किस पर होती है? स्टेटर पर होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं जो कि मोटर की स्पीड 70 से 80% पहुँचने पर उसको कट कर देता है। तो बढ़िया है ये, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? अगला क्वेश्चन ये है कि ये वाट मीटर इज मार्क्ड 15 एम्पियर अपॉन 30 एम्पियर,
300 वोल्ट अपॉन 600 वोल्ट एंड इट्स स्केल इज मार्क्ड अप टू 55 मतलब 4500 वाट। व्हेन द मीटर इज कनेक्ट फॉर 30 एम्पियर 600 वोल्ट द पॉइंट इंडिकेट 2000 वाट्स द एक्चुअल पावर इन द सर्किट इज। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि पूछा क्या है आपसे। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना बड़ा ध्यान से करिएगा आप। देखिए इसके लिए क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना थोड़ा सा ऐसा है कि इसका मतलब ऐसा फार्मूला आपने देखा नहीं होगा। या फिर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें ना तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2013 में पूछा गया है। आप एक बार देख लेना, अगर आपके पास एसएससी जेई का पेपर होगा तो 2013 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे अगर हम जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको गिवन है वोल्टेज का रेशियो और करंट का रेशियो, उसके बाद जो पावर मतलब कि जो पावर आपका निकल के आई है जब आपका 30 एम्पियर और 600 वोल्ट मतलब कि वोल्ट है तो पावर आपकी 2000 वाट कंज्यूम दिखाया गया है। तो रियल पावर पूछ रहा है। तो रियल पावर के लिए अगर हम बात करें कि वास्तविक में कितना हुआ तो P बराबर जो होता है वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, वी आई कॉस फाई। तो यहाँ से आप देखेंगे कि V और I तो आपको पता है कि 300 और 600 है। ठीक है, लेकिन आपको कॉस फाई नहीं पता। अब ये कॉस फाई आपको पता करना पड़ेगा कि कितना है। कॉस फाई आपको पता करना पड़ेगा कि कितना है। तो अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो करंट का रेशियो कितना है 15/30 यानी 1/2 एम्पियर आपकी एक करंट मिलेगी। वोल्टेज का रेशियो कितना है तो 300/600 यानी कि ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 ये भी, यानी करंट का रेशियो और वोल्टेज का रेशियो 1/2 और 1/2 है। अगर हम बात करें तो पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर कितना दिया है, अगर हम बात करें तो पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर आपको दिया है 2000 वाट। ठीक है, कितना दिया है 2000 वाट दिया है। ठीक है, तो इससे आपका एक फॉर्मूला बन के आता है कि पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर बराबर पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर CT रेशियो CTR लिख देते हैं गुणे PTR। ठीक, यानी मतलब कि CTR इन करंट ट्रांसफार्मर रेशियो और पोटेंशियल ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ठीक है, उसके बाद गुणे VI कॉस फाई यानी पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर। अब पावर कंज्यूम जो हुई है वो कितना हुई है 2000 आपको दिखाया गया है। CTR यानी 1/2 निकल के आएगा, PTR यानी 1/2 गुणे V आपका मतलब कि नहीं हाँ V आपका 600 है गुणे ये 300 है। ठीक है, कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई ही आप निकाल रहे हो। अब यहाँ से आप निकालोगे कॉस फाई तो ये देखो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 8000 अगर हम बात करें। ठीक है, नहीं तो अगर मैं एक चीज़ बात करूँ आपको, देखो निकालना है आपको तो 2000 बराबर जो होगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे VI कॉस फाई। ठीक है, VI कॉस फाई। अभी जो VI कॉस फाई है यही क्या है पावर है, एक्चुअल पावर है आपकी। तो एक्चुअल पावर P, तो P बराबर जो होगा वो क्या होगा 2000 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा 8000। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। देखिए निकालने के लिए क्या है कि P बराबर जो होता है VI कॉस फाई होता है और हमको पता है कि पावर कंज्यूम्ड बाई वाट मीटर बराबर CT रेशियो गुणे PT रेशियो गुणे रियल पावर गुणे रियल पावर। ठीक है, रियल पावर यही तो होगा। ठीक है, तो आप हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका 8000 वाट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट बी वेल्डेड इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ AC वेल्डिंग शुड आल्सो इंक्रीज। यानी जब भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है तब AC वेल्डिंग के लिए निम्न पैरामीटर में से कौन सी वृद्धि होनी चाहिए, यानी इन तीनों में से कौन सा बढ़ना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और, मैं आपको कहता हूँ कि एक मोटा तार है एक पतला तार है। ठीक है, एक मोटा तार है एक पतला तार है। तो हम कहते हैं कि जो मोटा तार है उसमें करंट ज़्यादा होगी कि कम होगी, पहला ही बात तो। अब देखिए करंट ज़्यादा होगी कि कम होगी तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है J बराबर I बाई ए। तो I बराबर कितना होगा J इंटू ए, यानी कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि करंट भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब करंट भी बढ़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि हमारी करंट बढ़ेगी। अब दूसरी चीज़ आप देखिए
कि क्या बढ़ना चाहिए, वोल्टेज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू आर होता है, ठीक है, आई इंटू आर होता है ना। तो अब देखिए, अगर आपकी करंट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तो हम हमेशा फिक्स रखते हैं ना। कोई भी चीज़ एक मतलब कि जब भी हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये 3 पैरामीटर हैं, तो इसमें से हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वोल्टेज हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हम मतलब मोटा तार यूज करते हैं तो उसमें हमें वोल्टेज कम मिलता है, जबकि उसमें करंट हमारी ज़्यादा जाती है, ठीक है, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा जाएगी, अगर एरिया कम है तो करंट कम जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन बोरान इज, बोरान में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, बताइए बोरान में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। बोरान, बोरान, बोरान में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे 3, कितने होंगे 3, यानी ये टेट्रा संयोजी वाला मतलब है, ठीक है, ये पेंटावैलेंट नहीं है, टेट्रा वाला है। तो देखिए, देखिए बोरान में मतलब इसका जो 5 होता है, इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। यह एक त्रिसंयोजी तत्व है जिसका प्रयोग शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में डोपिंग करके पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। अब ध्यान समझिएगा कि अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको कैसा ज़रूरत होगा, आपको त्रिसंयोजी यानी कि टेट्रावैलेंट मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। यानी पी टाइप आपको क्लियर हो गया, यानी जिसमें लास्ट वाले कोर्स में यानी जिसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है, उनसे हम क्या बना सकते हैं, उनसे हम पी टाइप मटेरियल बना सकते हैं, पी टाइप अर्धचालक बना सकते हैं। लेकिन एन टाइप क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा कि जिसके बाहरी कोष में जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 5 कितने, 5, उनसे हम एन टाइप बनाएंगे, यानी पेंटा टाइप इम्प्योरिटी मिला के हम क्या बना सकते हैं, एन टाइप मटेरियल यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, निम्नलिखित तीरों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आवेशों के मध्य बल की गलत दिशा को दर्शाता है। अब बल की गलत दिशा को कौन सा दर्शाता है, अब ध्यान से बताइए, बल की गलत दिशा को कौन दर्शाता है। अब देखिए समझना है आपको, पहला देखिए जो ए है, ए में क्या है, निगेटिव, फिर दूसरा भी निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन इन दोनों में फोर्स जो होगा एक दूसरे के पास आ रहा है, यानी इनमें आकर्षण हो रहा है। तो जब भी चार्ज यानी आवेश की अगर हम बात करें, जब भी सेम आवेश हो यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो उनके बीच में कैसा मतलब कि बल लगता है, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, तो उनके बीच में तो रिपल्सन का लगता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है, उसके बाद भी इसमें मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में बाहर जा रहा है, यानी कि इनके बीच में कैसा लग रहा है, इसमें रिपल्सन लग रहा है, तो ये फिर सही है। ये पॉजिटिव और निगेटिव हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है। यानी कि डी क्या है, इनमें निगेटिव निगेटिव तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पहला ही क्या है, गलत है, यानी पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि बोला है कि मध्य गलत दिशा, गलत दिशा कौन सा है, ये वाला है, तो ये सही होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये तो मतलब पूछिए मत ही, बढ़िया ही क्वेश्चन एकदम है, अब इसको आप लगाइए बस। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से हम देखते हैं क्वेश्चन, बस फिगर देख लो। अब आपसे पूछा क्या है, बस इतना ही देख लो आप। अब इसमें आपसे पूछा है कि आई का मान बताइए, ठीक है। अब इसमें आई आपको कहाँ दिखाया गया है, अब आई आपको इसमें कहीं दिखाया नहीं गया, यानी कि सोर्स करंट, यानी यहाँ से आई बताना है आपको कितना होगा। अब 1 वोल्ट आप इसमें लगाए हैं, कितना लगाए, 1 वोल्ट, और इतने रजिस्टेंस लगे हैं इसमें। अब देखिए ध्यान से, अब आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब यहीं से फिर आपको क्लियर होता चलेगा धीरे धीरे। अब देखिए आपको करना क्या है कि जो सभी प्रतिरोध हैं 1-1 ओम के हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है आसान नहीं, बस थोड़ा सा लंबा दिखा दिया गया है। तो इसको थोड़ा सॉल्व आप करेंगे तो देखिए इस तरीके से, अब इतना तो अब मुझे नहीं लगता कि इस पे मैं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए एक एक ये जो होगा ये पैरेलल में होगा, तो इनका 1/2 आएगा। अब 1/2 इसके संग जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल में होगा 1, तो ये करेंगे तो 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2, फिर ये भी कितना आएगा 3/2, तो 3/2 और 3/2, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी
ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इतने का आएगा 3/2, फिर इतने का आएगा 3/2, ठीक। फिर उसी तरीके से इतने का आएगा 3/2, फिर इतने फिगर का आएगा 3/2, ठीक है। तो इतना जो 3/2 है, 3/2 गुणे 3/2, ठीक है, बटे 3/2 प्लस 3/2, ठीक। तो 3 त्रिक्का 9, 9/4 बटे 6/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 9/12, 9/12 डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 3/4 आएगा। अब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इतने को, इतना इतना हमारा आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4, ठीक है। फिर जब इतना सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा 3/4। अब देखिए ये एक जो होगा इस 3/4 के साथ सीरीज में होगा, तो 1 + 3/4, तो 4 एकम 4, 7/4 होगा। फिर उसी तरीके से ये भी इतना 7/4 होगा। अब 7/4, 7/4 किस में होगा, किस में होगा, 7/4 और 7/4 किस में होगा, पैरेलल में ना। तो 7/4 गुणे 7/4 बटे 7/4 गुणे 7/4, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 बटे 16 बटे 14 बटे 4, तो 4 चौको 16, तो ये फिर जाएगा ऊपर, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, तो दूनी ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/8। तो 7/8 और यह एक सीरीज में, तो 1 + 7/8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 7 15, 15/8, 15/8 जो होगा ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा, 15/8 जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 15/8, तो करंट कितनी होगी V/R, V कितना 1, 15/8, 15/8, तो ऊपर जाएगा तो 8/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/15, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस फिगर थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के खूब दिया है। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो बस सिर्फ फिगर बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ वैसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए कि सर्कुलर मेटेलिक डिस्क इन प्लेस इन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट इंडक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ द डिस्क इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द एमएमएफ इंड्यूस्ड विल बी। अब देखिए एक वृत्ताकार धातु की डिस्क है, अब एक वृत्ताकार धातु की डिस्क है, डिस्क को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की ओर नियत प्रेरण में रखा जाता है। अब जो डिस्क को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कि एक नीचे की तरफ रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से हम रखते हैं, उसको रखा जाता है। यदि डिस्क को क्षैतिज तल पर घुमाया जाए तो, अब देखिए जैसे डिस्क आपकी है कुछ इस तरीके से ऐसे बनी हुई है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से आपकी आ रही है। अब डिस्क आप समझ रहे होगे ना, थोड़ा सा देखो, अगर ये एनिमेशंस होता तो आप देखते कि ये घूमेगा, डिस्क आपका इस तरीके से घूमेगा, लेकिन ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके का फिगर आप ऐसे देख सकते हो, ये इस तरीके से नहीं, ठीक है। और रोटेट जो हो रही है आपकी वो किस प्लेन में हो रही है, वो हॉरिजेंटल हो रही है। कैसी हो रही है, हॉरिजेंटल। नहीं तो आप अगर ऐसे समझें तो डिस्क आपकी कुछ इस तरीके से रखी गई है, चुंबकीय लाइनें इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से जा रही हैं, जो इससे जा रही हैं वही जा रही हैं। अब जो ये रोटेट कर रही है वो इतने में ही रोटेट कर रही है, यानी कोई और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइंस को कट नहीं कर रही है। जब कोई कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि d∅dt जो होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर d∅dt जीरो होगा तो इंड्यूस्ड एमएमएफ कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर ध्यान से कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा E = VLB वोल्ट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन, यदि चालक डिस्क को चुंबकीय क्षेत्र को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E = VLB sin थीटा होता है। देखो इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब देखिए E बराबर जो होगा वो VLB sin थीटा, वो तो फिगर से था, ये आपका मतलब कि फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी मतलब कि फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत है उसके हिसाब से जो आपका वोल्टेज होता है वो E = VLB sin थीटा होता है। अब sin थीटा अगर
थीटा का मान क्या है, मैक्सिमम यानी 90 डिग्री है तो ई बराबर वी एल वी होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि द कंपोनेंट वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वी कॉस थीटा होगा यानी पैरेलल, जो दूसरा आपका कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, वो पैरेलल में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। हेंस नो ई एम एफ इन विद इंड्यूस्ड इन ड्यू टू कंपोनेंट ई बराबर वी एल कॉस थीटा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जब हम उस कंडीशन में रख गए तो रोटेशन हमारा जीरो हो गया, रोटेशन हमारा क्या हो गया, जीरो। तो ई बराबर वी एल वी साइन थीटा भी रखोगे तो थीटा का मान वहाँ पे जीरो रखना पड़ेगा, जिससे आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर पैरेलल मतलब दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट आपका साइन होता है, एक होता है कॉस। तो कॉस जो होता है वो किस में होता है, कंपोनेंट कॉस थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पैरेलल में होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, और जो आप समझ सकते हो कि उसके साथ में होता है वो क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉन एट व्हाट डिग्री। क्षेत्र वाइंडिंग कितने अंश पर खींची जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन आपका है 60, 30, 90, 80। अब देखिए ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये भी किसी साल पूछा गया था लेकिन इसका आंसर अभी तक दिया नहीं गया। क्योंकि अब देखो आप कैसे बताओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, अब इस क्वेश्चन से आप कैसे बता सकते हो कि फील्ड वाइंडिंग कितने डिग्री पर खींची जाएगी। ऐसे कैसे किसी की बता सकते हो, आप बता सकते हो नहीं ना। तो एक क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए अगर ऐसा आएगा। देखिए इसका आंसर भी नहीं दिया, इसको स्टार मार्क किया गया है। इसका मतलब है कि आयोग ने इसको कुछ नहीं माना था, आयोग ने इसे कुछ भी नहीं माना था, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि टू अल्टरनेटर रेटेड 40 MVA एंड 60 MVA रिस्पेक्टिवली आर वर्किंग इन पैरेलल एंड सप्लाई ए टोटल लोड ऑफ 80 मेगावाट। स्पीड रेगुलेशन ऑफ द बोथ अल्टरनेटर इज 5%। द लोड शेयरिंग बिटवीन देम विल बी। अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लिए। देखिए दो हैं आपके 40 MVA के हैं और एक 60 MVA का, दरों वाले दो अल्टरनेटर समांतर में कार्य करते हुए 80 मेगावाट भार की आपूर्ति कर रहे हैं। उन दोनों अल्टरनेटरों का चाल नियमन 5% है, तदनुसार उन दोनों के बीच भार की हिस्सेदारी कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करना, ये SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये इसका देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है। देखिए P1 जनरेटर ए के द्वारा लिया गया लोड मेगावाट में, P2 बराबर जनरेटर बी के द्वारा लिया गया लोड मेगावाट में, तो क्या होगा। देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो पावर फैक्टर इसमें 1 दिया गया है और P1 प्लस P2 आपको 80 मेगावाट दिया है। ठीक है, P1 प्लस P2 यानी कि दोनों अल्टरनेटर समांतर में कार्य करते हुए 80 मेगावाट भार की आपूर्ति कर रहे हैं। सीधा सीधा बोला गया, इसका मतलब है कि P1 और P2 यानी दोनों अल्टरनेटर जो हैं 80 मेगावाट यानी इतने का काम कर रहे हैं दो अल्टरनेटर आपके। ठीक है, जबकि दोनों, अब देखिए 80 मेगावाट कर रहे हैं। जनरेटर ए का गति नियमन 5%, जनरेटर बी का गति नियमन 5%। माना नो लोड पर वास्तविक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जनरेटर ए के लिए 80 मेगावाट लोड के लिए आवृत्ति में कमी 5% ऑफ F0। अब देखो अब इस थोड़ा सा ना मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब थोड़ा सा इस JEE लेवल में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये अच्छा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब इसमें जो अपने मतलब जो आंसर माना गया वो 40 मेगावाट आयोग ने माना था, बट अभी ये क्लियर है कि नहीं है, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छे हैं। देखिए अगर हम बात करें 1 मेगा लोड के लिए आवृत्ति में कमी कितनी होगी, 2.5 हर्ट्ज, और P1 लोड के लिए आवृत्ति में कमी। अब देखिए समझिए ध्यान से कि सबसे पहले जनरेटर ए के लिए 80 मेगावाट लोड के लिए जो आवृत्ति में कमी होगी वो 5% की होगी। तो 5% की अगर हम कमी करेंगे, ठीक है 5% की, तो 2.5 होगा आपका। ठीक है, 5% मतलब 50 हर्ट्ज का 5% कितना होता है, 2.5 हर्ट्ज होगा। अब 2.5 हर्ट्ज के हिसाब से तो 1 मेगा लोड के लिए आवृत्ति में कमी, तो 2.5 अपान 80 बराबर 2 मतलब कि 2.5 यानी P1 मेगा वोट मतलब कि वाट लोड के लिए आवृत्ति में कमी 2.5 अपान 80 गुणे P1। अब देखिए ध्यान से
कि जनरेटर ए की कार्य करने की जो आवृत्ति है वो कितनी है, तो 50 माइनस 2.5/80 गुणे P1। इसी प्रकार जनरेटर बी की कार्य करने की आवृत्ति कितनी होगी, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब दोनों हम निकालेंगे तो हमें पता है कि जब भी हमारा दो जनरेटर होता है तो दोनों की आवृत्ति सेम होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी हम सेम रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि P1 माइनस P2 आपका कितना, ये तो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे ना, तो P1 माइनस P2 आपका 0 होगा और P1 प्लस P2 आपका 80 है, तो P1 आपका कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और P2 भी आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखो एक आयोग ने इसे सही माना है, ठीक है, आयोग ने इसे क्या माना, सी माना है, ठीक है, प्रत्येक जनरेटर जो होगा उसका ये है, लेकिन आयोग ने इसको कौन सा माना है, ए माना है। देखिए कितना, ए, ठीक है, एक 32 मेगावाट और एक 48 मेगावाट शेयर करेगा। तो अगर कोई और तरीका होगा तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ना इस क्वेश्चन का आप मतलब वो कर सकते हो, या फिर मतलब कि आप बता सकते हो कि सर इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, ठीक है। तो आप पूरा फ्री हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिफोर ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द। तो देखिए बिफोर एक यानी कि संधारित्र आरंभ मोटर की इसकी घूर्णन की दिशा उत्क्रमित होने से पहले चाहिए क्या, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मस्ट बी ओपन, रनिंग वाइंडिंग मस्ट बी ओपन, स्टार्टिंग वाइंडिंग मस्ट बी कनेक्ट टू द लाइन, कैपेसिटर कनेक्शन मस्ट बी चेंज्ड। अब देखिए अगर आपको बिफोर एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द, यानी संधारित्र आरंभ मोटर के इसकी घूर्णन की दिशा उल्टा करने से यानी कि चेंज करने से पहले क्या आपको चाहिए, तो जब भी हमें किसी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करनी होगी तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करना होगा किससे, लाइन से। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग मस्ट बी कनेक्टेड द लाइन, मस्ट बी कनेक्टेड टू लाइन, तो लाइन से आपकी कनेक्ट होनी चाहिए, लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, तो आंसर सी होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से मतलब कि कौन सा सही नहीं है। अब मल्टीमीटर के बारे में आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे कि मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, तो कौन सा सही नहीं है, तो वोल्टेज के लिए होता ही है। मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर के मेजरमेंट के लिए होता है, मुझे लगता नहीं होता। मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द रेजिस्टेंस, यस मल्टीमीटर यूज्ड फॉर द करंट। तो मुझे लगता है कि 3 ऑप्शन तो सही है लेकिन बी वाला सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो पावर फैक्टर है वो कितना हम उम्मीद करते हैं कि कितना होना चाहिए, अनुमानित कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0.3 to 0.5 यूनिटी, 0.8 लैगिंग, 0.3 to 0.5 लैडिंग मतलब लैगिंग। तो क्या करेक्ट होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि 0.3 से 0.5 तक लैगिंग हम अनुमानित कर सकते हैं कितना होना चाहिए, किसमें, स्पॉट वेल्डिंग में, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द आयरन कोर मटेरियल यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियो सर्किट्स, यानी रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर उपयोग किए जाने वाला लौह कोर सामग्री उपयोग होती है। तो बताइए द आयरन कोर मटेरियल यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन द रेडियो सर्किट्स। तो देखिए फेराइट्स कौन सा होगा बताइए, तो फेराइट यानी कि जो फेराइट हैं, ठीक है, जो फेराइट हैं, तो आयरन कोर मटेरियल यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियो सर्किट इज फेराइट, यानी कि रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर उपयोग किए जाने वाला लौह आयरन कोर सामग्री फेराइट होती है, यानी फेराइट, ठीक है, फेराइट जो आपकी होती है उसको हम किस पर यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं, रेडियो परिपथ में हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2000 ओम 2 वाट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वाटेज रेटिंग आर। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको लगाना चाहें तो बहुत लंबा भी जाएगा,
लेकिन आप लंबा ना लगा के थोड़ा शॉर्टकट लगाइए। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि जब भी पावर अगर पैरेलल में जोड़ना हुआ तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे P1 प्लस P2, यानी कि जैसे 2 3 जितने भी हैं सबको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। अगर रजिस्टेंस आपका पैरेलल में जुड़ता है तो आपको पता है कि अगर 2 रजिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं, R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में, और पावर निकालने का जो पैरेलल में फॉर्मूला होता है वो होता है P1 प्लस P2। डायरेक्ट आप निकालो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखिए 2000 रेजिस्टेंस के 2 रेजिस्टेंस है, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो भाई रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, R इक्विवेलेंट, तो 2000 गुणे 2000 अपान 4000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 से कटेगा 2 होगा, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आपका जो R आएगा वो कितना आएगा, 1000 ओम आएगा, 1000 ओम, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें पावर, तो पावर कितनी है, 2 वाट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वाट हो जाएगा ना, पैरेलल में है, पैरेलल में जोड़ तो बस। अगर पावर सीरीज में होता, यहीं पे सर्किट सीरीज में होती, तो पावर को क्या करते हैं, P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस P2, इस तरीके से करते हैं। तो 2 गुणे 2 अपान 4 इस तरीके से करते हैं, तो हमारा कितना आता है, 1 वाट आता, फिर कितना आता है, 1 वाट, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, इस तरीके से आपको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका इस तरीके से निकाला है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये नेटवर्क हैज 2 AC सोर्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, विच मेथड ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। यानी नेटवर्क में भिन्न भिन्न आवृत्तियों के 2 AC सोर्स मतलब लगे हैं, अलग अलग शाखाओं की धारा और वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए विश्लेषण की किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे अगर आपको हम बताएं कि जैसे कोई सर्किट है, अब उसमें एक DC सोर्स लगा है और एक AC सोर्स लगा है, ठीक है। अब आपको किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में करंट और वोल्टेज को पता करना है, तो फिर कौन सा मेथड आप लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे फिर तो आप देखोगे तो थेवेनिन तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक तो मतलब कि एक क्या है, एक DC है और एक AC है, ठीक है, सोर्स तो दोनों है, एक DC है एक AC है। तो यहाँ पे आपका काम आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि 2 डिफरेंट सोर्स लगे हों और दोनों की फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज है, अलग है, क्योंकि DC का 0 है, AC का 50 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज है ना, तो वहाँ पे हमारा सुपरपोजिशन वर्क करता है। वहाँ पे कौन सा काम करता है, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन ही आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार द्वारा भिन्न भिन्न आवृत्तियों वाले दिए गए AC सोर्स परिपथ के लिए अलग अलग शाखाओं में बहने वाली धारा तथा वोल्टेज को प्राप्त किया जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम सिद्धांत से मापन किया जाता है वोल्टेज और करंट। तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम इतने ही क्वेश्चन पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 27 क्वेश्चन से आगे फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम आगे आपको कराते रहेंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। हमेशा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं सबके संग ज़रूर आप शेयर वर्क कीजिए, आपको एडवांटेज होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि एडवांटेज हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।